हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम लोग अभी तक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर्स को देख रहे थे। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुल 2 टॉपिक्स को कवर किया था। केवल एक ही टॉपिक हम लोगों ने इवन कवर कर पाया था। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी चर्चा में रहा है और अक्सर आईआर से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चंस मैपिंग वाइज और साथ ही साथ मेंस में कि हमारी भारत सरकार के द्वारा अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान का नियंत्रण हो जाने के बाद उनके साथ में हमारे क्या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रहेगी, किस तरीके की हमारी नीतियां रहेंगी, क्या हमारी अप्रोचेज होने वाली है, इससे संबंधित हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा काफ़ी उपयोगी साबित हो आप सभी लोगों के लिए। तो जैसा कि आपको पता है इसके बारे में कि सुर्खियों में क्यों रहा, हाल ही में यूएसए की वापसी के बाद जैसे कि 31 अगस्त को यूएसए ने अपनी सारी की सारी आर्मीज़ को बुलाने की बात की, उसके बाद से अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होनी शुरू हो चुकी थी जब ये अनाउंस हुआ था और धीरे धीरे एक एक करके तालिबान ने अफ़गानिस्तान के सारे राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पृष्ठभूमि के तौर पर आप देखते हो कि अफ़गानिस्तान में जो युद्ध है, अफ़गानिस्तान में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए फरवरी 2020 में यूएसए और तालिबान के मध्य एक समझौता हुआ जिस पर सिग्नेचर किए गए, जो कि 29 फरवरी 2020 को दोहा, जो कि कतर की कैपिटल है, वहाँ पर ये हस्ताक्षर किए गए। अफ़गानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की अंतिम वापसी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त को जो कि 2021 को तिथि निर्धारित की थी कि हम सारे के सारे अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ 31 मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से अधिकांश अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही उन्होंने धीरे धीरे तालिबान ने बहुत सारे राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था। तालिबान आतंकवादियों ने 15 अगस्त तक काबुल के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अफ़गानी केंद्र सरकार से बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की मांग की। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है और ये पृष्ठभूमि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, इससे कि आपको आगे की चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ सकती हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर यह देखना काफ़ी ज़रूरी है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ज्ञापन समझौता हुआ था, वो किन किन बिंदुओं पर आधारित था। तो तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच संवाद एक राजनीतिक समझौता था जिसमें तालिबान ने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की थी कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करेगा अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की धरती को, अफ़गानिस्तान की ज़मीन को किसी भी आतंकवादी गतिविधि के रूप में उपयोग में नहीं लाएगा। तो इस तरीके की जितनी भी बातें थी, शांति समझौता हुआ, 4 ऐसे गाइडेंस पॉइंट निर्धारित किए गए। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान धीरे धीरे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया, लोगों के मन में ये शंका पैदा होने लगी कि जो यूएसए के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो तालिबान के लिए सीरियस समझौता नहीं था। तो आप देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने से पता चलेगा कि ये जो कुछ प्रोविंसेस हैं जो कि कंट्रोल तालिबान के द्वारा थी 2000 में ये सारी प्रोविंसेस तालिबान के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली थी। धीरे धीरे 2012 तक
इन सारी प्रोविंसेस पर अफ़गान सरकार, जो कि ऑफिशियली अफ़गान गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर अपना जो तालिबान है उसको यहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद आप देखोगे 2021 जब ये समझौता हुआ, और समझौता के तुरंत बाद जब यूएसए ने अपने सैनिकों को यहाँ से हटाने की बात की, धीरे धीरे एक एक करके पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान ने अपने आधिपत्य में ले लिया। तो ये स्थिति 2000 की है और ये स्थिति 2001 की है। आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी कम समय में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ की सरकार को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसके लिए चीज़ें हो सकती हैं, वो हमारे समझ में आएगा। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि ये तालिबान के बारे में, कि तालिबान आखिर में कौन लोग हैं। हम तालिबान तालिबान सुनते रहते हैं, आखिर में ये तालिबान कौन लोग हैं और तालिबान क्या एक ट्राइब है, क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। वास्तव में तालिबान जो शब्द है वो पश्तो भाषा, जो कि अफ़गानिस्तान की एक लोकल लैंग्वेजेस है, उसमें तालिबान का मतलब स्टूडेंट यानी कि छात्र होता है। इसका उदय 1994 में कंधार, जो कि अफ़गानिस्तान के दक्षिण में स्थित एक शहर है, उसके आसपास हुआ। यह वर्ष 1989 में सोवियत संघ की वापसी के बाद शुरू हुआ। इससे पहले अफ़गानिस्तान की धरती पर सोवियत संघ ने भी अपने पांव रखने की कोशिश की, बट जैसे यूएसए को जाना पड़ा, सोवियत संघ को भी बहुत सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो सफलता नहीं मिली। ऐसे क्या कारण है कि अफ़गानिस्तान में किसी भी देश को सफलता नहीं मिल पाई, इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। देश पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु गृह युद्ध लड़ने वाले गुटों में से एक रहा। अब ये गृह युद्ध होते रहे यहाँ पर। वर्ष 1998 तक इसने लगभग संपूर्ण देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वर्ष 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना द्वारा इन्हें केवल सत्ता से हटाया गया था। इनकी विचारधारा को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंच पाई, ये बिल्कुल भी हताश नहीं हुए। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने शासन के दौरान शरीयत इस्लामी कानून के कठोर संस्करण को लागू करने पर जोर दिया। वर्तमान समय में भी ये शरीयत और इस्लामी कानून के कठोर संस्करण को लागू करने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें कठोर दंड, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना, स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रतिबंधित करना, साथ ही साथ संगीत, सिनेमा आदि पर प्रतिबंध लगाना शामिल होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना घातक है उस अफ़गानिस्तान के लिए जो स्वतंत्र हवा में स्वतंत्रता की नए बीज बो रहा था और नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद के कुछ प्रमुख घटनाक्रम, ऐसे क्या क्या घटनाएं हुई जब तालिबान ने अपना अधिग्रहण स्थापित करना शुरू किया। अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिक और अफ़गान भागीदार, जो कि वहाँ 800 से अधिक लोग थे, उनको भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी के द्वारा संचालित किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि तालिबान वाला जो इशू है काफ़ी चर्चा में रहा था। काफ़ी लोग भी परेशान थे जिस तरह से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था, कि तालिबान में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भी दोहा में आयोजित बैठक में तालिबान के साथ वार्ता स्थापित करने हेतु कुछ प्रयास किए गए थे, जिसमें बचाव, सुरक्षा, अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी तथा अफ़गान नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की भारत वापसी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अफ़गानिस्तान में प्राणघाती हमलों की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही साथ तालिबान ने उसके द्वारा
की गई प्रतिबद्धता, तालिबान ने जो प्रतिबद्धताएं जाहिर की थी उस वार्ता में, उस पर अमल करने पर जोर देने को कहा। साथ ही साथ मानवाधिकारों को बनाए रखने का भी आह्वान किया गया। अफगान केंद्रीय बैंक से संबंधित 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्ति, इनकी एसेट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। मतलब अब तालिबान इस रकम को, इस संपत्ति को यूज़ नहीं कर सकती, वो यूज़लेस हो चुकी है। मतलब अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान का अधिग्रहण करने के बाद भारत के लिए ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जो उभर कर सामने आई हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यूज़ में और मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस, आपके व्यू पॉइंट्स और इस तरीके की जो चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर्स जब हम देखते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कौन कौन सी ऐसे ऑपरेशंस हैं हमारे नागरिकों को निकालने के लिए, जब किसी भी कंट्रीज़ में अगर कोई सिविल वॉर्स होता है या फिर किसी तरीके की वहाँ पर डिक्टेटरशिप क्रिएट की जाती है, ठीक है, या वहाँ के आर्मीज़ के द्वारा वहाँ पर कूप किया जाता है, तो इन कंडीशंस में किन किन देशों में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाए हैं। तो वर्ष 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया। इसे युद्ध प्रभावित लेबनान से भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए किया गया। वर्ष 2011 में ऑपरेशन सेल्फ होम कमिंग, इसे लीबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया। और 2015 में ऑपरेशन राहत, इसे यमन से भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए किया गया। समय समय पर इस तरीके के जो प्रयोग हैं, इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं, सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए जाते रहे हैं। भारत ने अफ़गानिस्तान में जो निवेश किया है वो किन किन क्षेत्रों में निवेश किया है, निवेश की अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या वो निवेश हमारा बेकार जाने वाला है, या हम उस निवेश को बचाने के लिए हम तालिबान से कुछ बातें कर सकते हैं, हम तालिबान के प्रति हमारी क्या अप्रोचेज रहने वाली है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखने वाले होंगे। इमारतों के निर्माण से संबंधित, यानी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने कई डैम्स बनवाए, कई को रीस्ट्रक्चर करवाया। जैसे कि भारत के सहयोग से तालिबान में जो काबुल में जो संसद है उसका निर्माण किया गया। काफ़ी प्रसिद्ध सलमा डैम का निर्माण किया गया, जिसे अब अफ़गान भारत मैत्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। पुल एक खुमरी का निर्माण किया गया, काबुल का विद्युत पारेषण लाइन है, ठीक है। जराज डेलाराम सड़क का निर्माण किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, वाटर मैनेजमेंट, सरकारी भवनों, खेल सुविधाओं, कृषि सिंचाई आदि जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में और वहाँ के सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण निवेश किया गया। साथ ही साथ विभिन्न वस्तुओं जैसे एम्बुलेंस, बस, बिस्कुट, दवा, सैन्य वाहन, इन सारी चीज़ों की उपलब्धता कराई गई। ओके, वायुसेना के लिए Mi-25, Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एयरबस विमान, फरवैय प्रांत में उपकेंद्र, पारेषण केंद्र, अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहन, सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें भी समय समय पर भारत के द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही हैं। साथ ही साथ अफगान नागरिकों को भारत से ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई छात्रवृत्तियां प्रोवाइड कराई जाती रही हैं। कई अफगान छात्र भारत में शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने की है, इसके क्या मायने रह जाते हैं जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान स्थापित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है कि भारत के मौजूदा दृष्टिकोण की सीमाएं। भारत सरकार
हमेशा से स्थायी शांति और सुलह के लिए अफ़गान नेतृत्व वाली, अफ़गान स्वामित्व वाली और अफ़गान नियंत्रण वाली जो प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार ने समय समय पर तालिबान शासन से पृथक रहते हुए, अलग रहते हुए भारत निर्वाचित अफ़गान सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल रहा है। आतंकवाद का पुनरुद्धार एक बड़ी चुनौती है। अगर अगर तालिबान के द्वारा वहाँ पर संचालित आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट किया गया तो हो सकता है कि ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हो, क्योंकि आतंकवादियों का जो घर जो कि पाकिस्तान को माना जाता है, वहाँ से होने वाली एक्टिविटी अब हो सकता है कि वो अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर दे। हो सकता है कि टेररिज्म जो गतिविधियाँ कश्मीर में जो होती हैं वो अब बढ़ जाएं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद राजनीतिक अस्थिरता, साथ ही साथ इस्लामिक स्टेट का पुनरुद्धार हो सकता है, इस्लामिक स्टेट का फिर से उभार हो सकता है, वित्तीय और रणनीतिक निवेश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। भारत ने अफ़गानिस्तान में जो संरचनात्मक जो परियोजनाएं हैं, जैसा कि हमने देखा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर विगत वर्षों में भारत ने अमेरिका में खर्च किया, वो अफ़गानिस्तान में खर्च किया। दो राष्ट्रों के मध्य मित्रता और सद्भावना सुदृढ़ करने के लिए भारत और अन्य रणनीतिक मतलब भारत की सॉफ्ट पावर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव। तालिबान और पाकिस्तान की इंटर सर्विस एजेंसी ISI के बीच गठजोड़ देखने को मिलता है। इससे भारत के लिए चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि चाइना के द्वारा उस समय तक कुछ नहीं कहा जा रहा था, बिल्कुल शांत था, चुप था, लेकिन जब अफ़गानिस्तान पर पूर्ण रूप से तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया तो चाइना का रुख तालिबान के प्रति हमें दिखाई देने लगा, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चैलेंज के रूप में सामने आता है। सतत क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण केवल अफ़गानिस्तान ही नहीं, उसके पड़ोसी देश भी प्रभावित होने वाले हैं। उनके आंतरिक संघर्ष, उनके बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस, आतंकवाद में वृद्धि, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की धरती पर ड्रग्स जैसे कई इलीगल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किए जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए चैलेंजेस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं और भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत के पास ऐसे क्या विकल्प हैं, भारत ऐसे क्या तरीके अपना सकता है जिसके बलबूते हम कुछ कदम उठा सकते हैं। तो भारत के पास कुछ विकल्प हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शंस नहीं हैं। ऑप्शंस ये है कि काबुल में केवल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का समर्थन भारत को करना चाहिए। भारत के पास ऑप्शन है कि भारत काबुल में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका समर्थन करे, तालिबान को सपोर्ट ना करे, तालिबान के प्रति उसकी जो नीतियाँ थी वो उसी पर अडिग रहे। यदि तालिबान शासन विफल रहता है तो हो सकता है कि आगामी सरकार द्वारा भारत के हितों के साथ संचित और सद्भावना अर्जित करने की दिशा में प्रयास किया जा सकता है। तालिबान के नेतृत्व वाले शासन से जुड़े जितने भी मानवतावादी जो मुद्दे हैं वो भारत सरकार प्रयास कर सकता है। क्षेत्रीय और राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखने के लिए भी भारत सरकार प्रयास कर सकता है। तो ये तो रहे हमारे पक्ष में कुछ हमारे जो लॉजिक हैं कि अगर हमें निर्वाचित सरकार का समर्थन करना है तो पक्ष में हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरी बात रही अफ़गानिस्तान में अगर स्थायी शासन स्थापित करने में तालिबान सफल हो जाता है तब भारत का क्या अप्रोचेस रहेगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत अफ़गान संबंधों को विकृत कर सकता है। साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये देश पहले से ही तालिबान के साथ वार्ता स्थापित करने में प्रयासरत बने हुए हैं। आतंकवादी खतरों सहित भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की संभावना में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं।
दूसरी अप्रोच हमारी क्या रह सकती है कि तालिबान के साथ त्वरित रूप से संपर्क स्थापित करना। पक्ष में हम बोल सकते हैं कि अफ़गान वार्ता और समझौता वार्ता में भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित भारत की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और विपक्ष में हम ये लिख सकते हैं कि तालिबान के मौजूदा भारत गुटों द्वारा, विरोधी गुटों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा सकती है। भारत के भीतर राजनीतिक विरोध को प्रोत्साहन मिल सकता है। रुको देखो की रणनीति को अपनाना, जब तक संघर्ष की स्थिति, आधिपत्य अपनाना और विकल्पों का चयन करना। मतलब हमें वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना होगा। हमें देखना होगा कि क्या कंडीशन आती है, हमारी क्या अप्रोचेस होने चाहिए अफ़गानिस्तान के प्रति, और जब इन अप्रोचेस को हम अच्छे से देख लेंगे तब जा कर के हम कोई कदम उठाएंगे। संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। यहाँ पर भारत को रणनीतिक रूप से सुरक्षित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय और ज्ञान प्रदान करता है। अफ़गानिस्तान के भविष्य पर चर्चा के लिए हम एक हाई टेबल को नकारा जा सकता है। मतलब हम अफ़गानिस्तान पर कुछ ना बोलें, एक तो ये ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। क्या तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है? काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान समय में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूरी तरीके से अपना शासन स्थापित कर चुके हैं। सारी चीज़ें उनके कब्ज़े में हैं। अब चुनौती ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ तालिबान को समर्थन देगा? चाइना तालिबान के सपोर्ट में है, जो कि तालिबान के सपोर्ट में होने के साथ साथ चाइना जो है वो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव अगर यूएन में आता है तो तालिबान ज़रूर उस पर वीटो का उपयोग करेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। देखो, अफ़गानिस्तान में तालिबान के विगत शासन और तालिबान सरकार को केवल कुछ ही देशों ने मान्यता प्रदान की है, जैसे कि पाकिस्तान। हो सकता है कि कुछ अरब के देश उसको मान्यता प्रदान करें, लेकिन वर्तमान समय में उनका नियंत्रण अधिक व्यापक है। विदेशी अधिकारी कुछ समय से तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विभिन्न कारक हैं जो कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं, इसमें कुछ शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाओं और देश के निर्जातीय जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक समावेशी नेतृत्व का गठन। मतलब तालिबान अगर अपनी सरकार का गठन करे तो उसमें इन लोगों को शामिल करे, उनको कुछ रियायतें दें और स्वतंत्रता जो उन्हें मिली हुई थी वो प्रदान करें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और लोकतंत्र की बुनियादी नियमों और विधि के शासन का सम्मान करें। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को अफ़गानिस्तान को प्रस्थान बिंदु या बेस के रूप में उपयोग करने से रोकना। ये कुछ पॉइंट हैं जिसकी बेसिस पर तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है, ऐसा राइटर्स का कहना है और ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी के माध्यम से हथियारों की दम पर अगर किसी देश को कब्ज़ा कर लिया जाता है तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे सरकार को मान्यता नहीं दे सकता। लोकतांत्रिक पद्धति की हमें इजाज़त नहीं देती। भारत सरकार को यहाँ पर क्या अप्रोच लेनी चाहिए, क्या भारत सरकार को करना चाहिए, तो इसकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि भारत सरकार अगर अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो हित हैं और उनका जो पहले से जो रवैया रहा है कि हम लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, ऐसे किसी भी सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भारत सरकार तो ऐसा करने वाली नहीं है। अगर आप एक प्रशासक के तौर पर सोचते हैं तो आपका व्यू पॉइंट जो है वो सरकार के व्यू पॉइंट से मिलता है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हो। ओके, आगे की क्या राह हो सकती है, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो आगे के कदम के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो तालिबान सरकार के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित करना चाहिए भारत सरकार को। दूसरा, व्यापक राजनयिक सहयोग। हम अफ़गान में सुलह के लिए कुछ प्रयास करें। अफ़गान सरकार
तालिबान दोनों को किसी एक थर्ड पार्टी के तौर पर, भारत एक थर्ड पार्टी के तौर पर वहाँ पर भूमिका निभा सकता है, मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, विकासात्मक और मानवीय सहायता प्रदान कर सकता है। हिंसा के स्तर पर, अफगान की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भारत को अपनी विकास सहायता का विस्तार करना चाहिए अफगानिस्तान के लिए। दूसरा, वहाँ के जो लोग हैं और उनके माध्यम से कार्य करना चाहिए। भारत को ईरान और रूस के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाने, चीन के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने और अफगानिस्तान के भविष्य पर यूएसए के साथ साझा आधार खोजने की ज़रूरत है, ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से हम सहयोग की भूमिका के तौर पर, राजनयिक पहल के तौर पर निवेश करना शामिल होता है। निष्कर्ष ये है कि भारत को अफगानिस्तान के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और राजनयिक आयामों पर एकीकृत हो, संतुलित हो। भारत की अफगान नीति इस क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों, क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति वातावरण और साथ ही साथ एक वैश्विक लीडर के तौर पर उभरने की परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। तो हमने ये बात की भारत और अफ़गानिस्तान के संदर्भ में जो हमारे अब संबंध होने वाले हैं, जो कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर रखा है। अब हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है श्रीलंका और भारत के संबंधों के बारे में। ये चर्चा में क्यों आया, क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। श्रीलंकाई सरकार ने कथित तौर पर ये कहा है कि हम अब भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं। तो जब संबंधों को सुधारना चाहते हैं, इसका मतलब श्रीलंका सरकार ऐसा मानती है कि हमारे संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि भारत के संबंध श्रीलंका के साथ में अच्छे नहीं रहे? ऐसे क्या चैलेंजेस हैं कि जो संबंध अच्छे नहीं हो सके और नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम भारत और श्रीलंका के संबंधों का जो इतिहास है, जो पृष्ठभूमि है, उसकी चर्चा करेंगे। भारत और श्रीलंका संयुक्त तौर पर ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें पार्टिसिपेट करता है। वैसे तो भारत और श्रीलंका दोनों ही दक्षिण एशियाई देश हैं, जिनमें भारत एक बड़ा देश है और सहयोग के तौर पर श्रीलंका आता है। लेकिन समय समय पर भारत और श्रीलंका के बीच में मतभेद होते रहे हैं। मतभेदों के तौर पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के जो लोग जो हैं वो एक ऐसे हम बात कर सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश के कुछ प्रवासी लोग हैं वो भारत आ जाते हैं, ऐसे श्रीलंका के कुछ लोग भारत आ जाते हैं। तमिलनाडु वालों को कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके समस्या पैदा होती है। तो इससे रिलेटेड जो चुनौतियां हैं वो हमें देखने को समय समय पर मिलती रही हैं। ठीक, श्रीलंका द्वारा चीन का समर्थन। जग जाहिर है कि श्रीलंका के द्वारा चीन का समर्थन का प्रयोग, मतलब समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा भारत के प्रति चीन से लाभ उठाया जाता रहा है। मतलब वो भारत से वो लाभ नहीं लेना चाहती, जबकि वो चीन से लाभ लेने की कोशिश करती रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत श्रीलंका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अत्यधिक जो निवेश किया है वो चाइना ने किया है और भारत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी रही है, इसकी वजह से हमारे संबंधों में वो प्रगाढ़ता नहीं आ पाई जिसकी ज़रूरत है। तीसरा, अगर हम बात करें तो आर्थिक संबंध है। भारत ने श्रीलंका में ऑटो ईंधन के लगभग 15% हिस्से की आपूर्ति लंका इंडियन ऑयल कंपनी को दी थी और उसमें बहुत सारा निवेश भी हुआ, रणनीतिक निवेश किया गया। प्रत्यक्ष रूप से कमी आई श्रीलंका में शासन परिवर्तन के कारण भी। दोनों देशों में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
जो था उसमें हमारी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप और जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो उन्नयन होना था वो नहीं हो पाया। मछुआरों का मुद्दा, जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि मछुआरों का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहता है अक्सर श्रीलंका के संबंध में। ये क्यों चर्चा में रहता है, ऐसे क्या कारण है? देखो, तमिलनाडु जो है राज्य के लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। 2021 की शुरुआत में 4 मछुआरों के जीवन क्षति हुई। तमिलनाडु तट से मछली के लिए ये जो मछुआरे जो हैं तलाई मन्नार और कच्चा तिबू तटों पर मछलियाँ देखने के लिए ये लोग जाते रहते हैं। श्रीलंका नौसेना की सैन्य कार्रवाई के होने पर यहाँ के जो मछुआरे हैं उनकी जान चली गई। और कचा तिबू जो द्वीप है वो बेसिकली जो पाक जलडमरू जो है, पाक जलडमरू जो ये स्ट्रेट है यहाँ पर एक, ठीक है, तो पाक स्ट्रेट है यहाँ पर। तो स्टेट तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होती हैं। तो आप अगर आपको स्टेट के बारे में पता है कि स्टेट क्या होती हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टेट है और आगे फिर इसमें मतलब एक निर्जन द्वीप टाइप का है कचातिबू। वहाँ पर 1974 में भी दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था भारत ने, बोला था कि भाई आप ले लीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर ये हुआ कि भारतीय मछुआरों को आराम करने और अपने जाल सुखाने सेंट एंथोनी उत्सव के वार्षिक आयोजन के लिए यहाँ पर मतलब उन मछुआरों को अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि भाई आप ले लीजिए, भारत ने कहा आप ले लीजिए ये द्वीप, लेकिन यहाँ पर हमारे मछुआरे जो आएंगे मछली पकड़ने के लिए तो उन्हें जाल आल की व्यवस्था के लिए कुछ अगर टूरिस्ट प्लेस पर अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, किंतु यह मत्स्य के पारंपरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल रहा, बट ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, इसके कुछ कारण हैं, वो हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है, किस तरीके से चाइना ने श्रीलंका को पूरी तरीके से अपनी ट्रैप में कर लिया है, पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया है उसकी इकोनॉमी को। इतना ऋण देता गया, इतना ऋण देता गया, इतना लोन देता गया कि चाइना को अपनी बंदरगाह को देना पड़ा श्रीलंका को। तो चीन और श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ऋणदाता रहा है और ये भारत को अच्छा नहीं लगता। श्रीलंका भी चीन की ऋण जाल नीति, जिसको डेब्ट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है, फंस चुका है। श्रीलंका को अपने ऋण के भुगतान के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह, जो कि काफ़ी स्ट्रेटजिकली है और भारत के लिए काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट करने वाला ये हम्बनटोटा बंदरगाह है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 99 वर्ष के लिए चाइना को पट्टे पर देना पड़ा, लीज पर देना पड़ा। वर्ष 2021 के प्रारंभ में श्रीलंका की सरकार ने विदेशी मुद्रा की कमी के कारण मुद्रा विनियमन सुविधा के तहत चाइना से 10 बिलियन रंबी प्राप्त किए थे। व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका का शीर्ष इंपोर्टर बन चुका है। मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार भारत से नहीं होता श्रीलंका का, चाइना से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और ये भारत के लिए काफ़ी दुखद बात है कि एक पड़ोसी देश जिसके साथ संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाई। अब हाल ही में भारत और श्रीलंका के संबंध में कुछ चुनौतियां विद्यमान रही हैं। क्या चुनौतियां हैं ये? देखो, पहली चुनौती जो है वो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना को समाप्त करना। पूर्व में श्रीलंका के द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते के तहत 51% हिस्से को जो कि पट्टे पर देने के बावजूद श्रीलंका सरकार द्वारा अचानक इसे रद्द कर दिया जाना, जो कि संबंधों में खटास पैदा करता है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना को श्रीलंका के द्वारा अचानक रद्द कर देना। इस टर्मिनल में 70% से अधिक ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत से संबंधित रहा है, क्योंकि यह टर्मिनल चीन द्वारा विकसित
की जा रही कोलंबो पोर्ट सिटी के निकट स्थित है, इसलिए यह भारत के भूसामरिक, जियो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट। जाफना जो कि एक पेनिनसुला है में नैनातिवु डेल्ट और एनातिवु द्वीपों जो तमिलनाडु के तट से लगभग 50 किलोमीटर की दूर है, यहाँ पर हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए चीन की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। हालांकि सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण भारत ने इस परियोजना पर अपनी आपत्ति प्रकट की। एक सूचना के अनुसार भारत ने उसी परियोजना को निष्पादित करने के लिए $12 मिलियन अनुदान की पेशकश की थी श्रीलंका को, लेकिन वो श्रीलंका ने प्रोजेक्ट चाइना के साथ किया, भारत के साथ नहीं किया। ये संबंधों में कहीं ना कहीं जो डिक्रीजमेंट है उसको दिखाता है। आर्थिक सहयोग संबंधी मुद्दे रहे कुछ। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक परिवेश पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रीलंका के साथ अपने मुद्रा विनिमय समझौते की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तो ये चीज़ें हुई और चलती रहती हैं। आगे हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं कि हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं? तो उन कदमों के तौर पर अगर हम बात करें तो देश हित को प्राथमिकता देना। देश हित को प्राथमिकता देने में प्राथमिकता की श्रेणी में हमें श्रीलंका को रखना होगा। उसके साथ जो आंतरिक और बाहर जो चुनौतियां जो हमारी हैं उनको हमें आपसी बातचीत करके समाप्त करना होगा। दूसरा, चीन के प्रति जो प्रतिसंतुलन हेतु जो आर्थिक संबंधों का जो उपयोग है, कहीं ना कहीं उसको हमें ठीक करना होगा, उसको हमें बैलेंस करना होगा। जो व्यापार घाटा है, जो चाइना की जो ट्रैप जाल नीति में जो फंस चुका है पूरी तरीके से, उससे हमें बचाना होगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जितने भी इनिशिएटिव हैं उनमें हमें प्रवेश करने में सक्षमता प्रदान करनी होगी। भारतीय परियोजनाएं इस प्रकार की चिंता से रहित रही हैं, क्योंकि चाइना की जितनी भी पॉलिसियाँ रही हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज़ किसी न किसी देश को ट्रैप करने में उन्होंने भूमिका निभाई है। तो हमें इस चीज़ को श्रीलंका को समझाना होगा। नागरिकों के मध्य संपर्क को प्रगाढ़ करना होगा। हमें सांस्कृतिक जो ट्रांसफरेबिलिटी है उसको प्रमोट करना होगा। हमें कल्चर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। बेसिकली तमिलनाडु और श्रीलंका का जो कल्चर्स है काफ़ी मिलता जुलता है, तो हमें वहाँ पर उनके संबंधों में और जो मछुआरों के बीच जो प्रॉब्लम होती रहती है उसको बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ हमारा काफ़ी पौराणिक संबंध भी रहा है श्रीलंका के साथ में। भगवान राम और रावण जो कि श्रीलंका से संबंध रखते हैं, वो उस चीज़ को प्रमोट करना होगा। इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, इससे हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, हाल के प्रयासों पर हमें प्रतिक्रिया देनी होगी। मतलब भारत ने सदैव नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई है। अपने पड़ोसी देशों को सहयोग प्रदान करने की सदैव हमारी नीतियां रही हैं। मार्च 2021 में जनेवा में जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक हुई तो श्रीलंका के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप पर मतदान से स्वयं को दूर रखा था। इसी प्रकार के दृष्टिकोण की निरंतरता श्रीलंका से सद्भावना प्राप्त करने में भारत के लिए सहयोगी सिद्ध हो सकती है। अब हम लोग ऐसे क्या निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं? हमने मुद्दे डिस्कस किए, ये समस्याएं हैं, ये चैलेंजेस हैं। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? देखो, दोनों देशों के जो मुद्दे हैं वो साझा मुद्दे हैं। शांति के क्षेत्र में, हिंद महासागर में, दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय एकीकरण में, सार्क में, और भविष्य को बेहतर बनाने में, और अपनी इंडो पैसिफिक जो पार्टनरशिप है, बिम्स्टेक है, उसको पुनर्जीवित करने में ये दोनों देश आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, भू राजनीतिक सहयोग को बेहतर बना सकते हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य समानता और भिन्नताएं काफ़ी देखने को मिलती हैं, तो इसको वो अपना एक मजबूत पक्ष के तौर पर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और दोनों के मध्य सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक कवर किए। तालिबान का टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका जो कि हमारे पड़ोसी देश से संबंधित, आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा, आईएएस का, मेंस का, आईआर से संबंधित,
तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पड़ोसी देशों से संबंधित जितने भी हमारे संबंध हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। मिलते हैं हम कल नए टॉपिक्स के साथ में और हम अपने इस सफ़र को इसी तरह जारी रखेंगे। सो थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक निवेदन और है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आप तक वो मैसेज और वो नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप मोबाइल आइकन को भी ज़रूर कनेक्ट करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।